हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। उसमें हमारा टॉपिक है बाल विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि बाल विकास का इतिहास आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, बाल विकास का इतिहास एवं परिचय। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है ना, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। मानव का अध्ययन प्रकृति विज्ञान एवं मनोविज्ञान दोनों में ही किया जाता है। यानी कि जो हम मानव का अध्ययन करते हैं ना, वो प्रकृति विज्ञान व मनोविज्ञान, प्रकृति विज्ञान और मनोविज्ञान यानी कि हम दोनों में ही करते हैं। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, ताकि क्वेश्चन आ जाए कि पहले बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था। तो क्या है, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। अभी एक नोट पॉइंट है, ये देखिए, बाल विकास बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही शाखा मानी जाती है। यानी कि जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान की ही शाखा मानी जाती है। अभी नेक्स्ट मनोविज्ञान की क्या है, शाखाएं हैं। तो देखो कौन कौन सी शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परिवार मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, सैनिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, व्योम आंतरिक मनोविज्ञान, मनोमिति मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। यानी कि ये जो सब है मैंने जो बताई हैं, ये सब क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। तो अभी हम इन शाखाओं में से क्या पढ़ेंगे, एक बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपको बाल मनोविज्ञान का क्या बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाते हैं। कि मानव व्यवहार का, जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, हम उसे क्या बोलेंगे, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यानी कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का जो इतिहास है ना, अब वो क्या है, अधिक प्राचीन नहीं है, यानी कि बहुत पुराना नहीं है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि बाल्य अवस्था के प्रसंगों की प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। यानी कि एक यूनानी के दार्शनिक थे, उसका नाम था, क्या था, प्लेटो नाम था। उन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, रिपब्लिक। एक उसकी पुस्तक का नाम था, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक था। उन्होंने एक रिपब्लिक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था के प्रसंगों का प्रभाव, जो उनके प्रसंगों का प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक कुशलता पर, यानी कि उसको कैसी देखरेख हो रही है, कैसे वो वातावरण में रह रहा है, कैसा क्या है, तो उनका जो प्रभाव है ना, वो व्यावसायिक कुशलता पर ही पड़ता है। देखिए, 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो ने बालकों और रुचियों, क्षमताओं, आदतों पर विशेष अध्ययन किया। यानी कि 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने, ये तीन वैज्ञानिक हुए थे 18वीं शताब्दी के। ये तीनों वैज्ञानिक हैं। फर्स्ट है जॉन लॉक, सेकंड है हॉब्स और थर्ड है रूसो। इन्होंने क्या किया था, बालकों की रुचियों, क्षमताओं और आदतों पर विशेष अध्ययन किया था। ये जो तीनों वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने रुचियों, क्षमताओं और आदतों पर, बालकों की आदतों पर विशेष अध्ययन किया था। कब, 18वीं शताब्दी में। अभी जॉन लॉक के बारे में देखिए। बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी प्लेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ये जॉन लॉक की क्या है, परिभाषा है कि जो बालकों का जो मस्तिष्क होता है ना, एक कोरी प्लेट की भांति होता है, उस पर मैं जो भी चाहूँ ना वो लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने, जॉन लॉक ने परिभाषा दी थी, ये वैज्ञानिक थे 18वीं शताब्दी के।
बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। फिर उन्होंने एक दूसरी परिभाषा दी कि जो बालक और बालिकाएं होती हैं उन्हें उनकी उम्र कोई सीमित नहीं होती कि इस उम्र में उनको यही चीज सिखानी, नहीं, किसी भी उम्र में उन्हें कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये किसकी परिभाषाएं थी? दोनों जॉन लॉक की परिभाषा थी। अब रूसो की देखिए, 18वीं शताब्दी में रूसो अपनी पुस्तक इमाइल, रूसो ने जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? इमाइल था। और प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी वो रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। और रूसो ने क्या लिखी थी 18वीं शताब्दी में? इमाइल एक पुस्तक लिखी थी। सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार प्रकट किया। उसने क्या किया? सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार प्रकट किया कि यानी कि बच्चों को बाल अवस्था में क्या करना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। उसने ये अपनी पुस्तक इमाइल में अपने विचार प्रकट किए थे। तो अभी देखो, रूसो ने प्रकृतिवाद की अवधारणा की प्रकृति की, यानी कि रूसो ने क्या किया था? प्रकृतिवाद की अवधारणा दी। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। जो रूसो वैज्ञानिक है उसे प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है, तो प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत रूसो ने लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत रूसो ने लिखा, फिर उसने अपनी पुस्तक में एक परिभाषा लिखी, बालक जो भी कुछ सीखता है वह प्रकृति की गोद में, यानी कि जो हमारी प्रकृति है ना उसकी गोद में रहकर स्वतंत्र रूप से जो भी कुछ सीखता है वो सीखता है। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो ने एक और परिभाषा दी कि उन्होंने बताया कि बालक होता है वह एक पुस्तक के समान होता है और सभी जो शिक्षक होते हैं यानी कि अध्यापक अध्यापिकाएं उन्हें उन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि उन बच्चों को पढ़ना चाहिए कि वो कैसा क्या बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, क्या उनमें कमी है, क्या जो भी कुछ है वो हर एक अध्यापक और अध्यापिका को ये अध्ययन करना चाहिए, यानी कि बालकों का। 1628 में एमोस केमिनियस द्वारा बाल विकास के लिए स्कूल इन्फेंसी नामक पुस्तक की रचना की गई। 1628 में एमोस केमिनियस ने, यानी कि 1628 में एमोस केमिनियस द्वारा बाल विकास के लिए स्कूल इन्फेंसी, 1828 में एमोस केमिनियस ने क्या किया? स्कूल इन्फेंसी नामक एक पुस्तक लिखी कि क्या की रचना की थी। 1774 में बालक विकास के श्रेष्ठ अध्ययन हेतु पेस्ट्रोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। फिर नेक्स्ट क्या है? 1774 में बाल विकास के श्रेष्ठ अध्ययन हेतु, यानी कि जो पेस्ट्रोलॉजी वैज्ञानिक थे, पेस्ट्रोलॉजी, उन्होंने अपने 3 वर्षीय, उनका जो 3 वर्षीय बच्चा था उस पर अध्ययन किया और फिर उसने बेबी बायोग्राफी एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी उसने? बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी। तो ये सभी पुस्तक हैं। जैसे 1828 में एमोस केमिनियस ने स्कूल इन्फेंसी लिखी और पेस्ट्रोलॉजी ने 3 वर्षीय बालक पर अपना अध्ययन कर 1774 में बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी। अब नोट देखिए, पेस्ट्रोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक विवरण प्रकट किया, इस कारण इन्हें बाल मनोवैज्ञानिक जनक माना जाता है। अभी बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखो, 1787 में टाइडमैन ने बाल अध्ययन के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया, यानी कि 1787 में टाइडमैन ने, किसने? टाइडमैन ने बाल अध्ययन के लिए जीव इतिहास विधि का अध्ययन किया। किसका किया? जीव इतिहास विधि का क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया। जीवन इतिहास विधि। अभी जीवन इतिहास विधि क्या है वो देखिए। ये समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जीवन इतिहास विधि क्या होती है? जीवन इतिहास विधि में क्या होता है? जो समस्यात्मक बालक बालिकाएं होती हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए जीवन के इतिहास का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या घटा हुआ है।
जैसे कोई बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वो किस कारण से झूठ बोल रहा है, किस कारण से चोरी कर रहा है, उस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जीवन इतिहास के बारे में हम जानेंगे। ये नोट पॉइंट देखिए। जीवन इतिहास विधि में एक समय में एक ही बालक का चयन किया जाता है। जैसे जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, एक समय हम 2-3 बच्चों का जीवन इतिहास के बारे में नहीं कर सकते, हम एक समय में एक ही बच्चे के बारे में पढ़ सकते हैं या कुछ भी उसके बारे में जान सकते हैं। जीवन इतिहास विधि समस्या बालकों के समस्याओं समाधान करने वाली मनोवैज्ञानिक सार्वत्रिक विधि मानी जाती है। यानी कि जो जीवन इतिहास विधि है वो समस्यात्मक बालकों का समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है।